हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत की इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास से शुरू करेंगे इस वीडियो को, जिसमें प्राचीन इतिहास मतलब प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देखेंगे। 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो में हम लोग पूरे परीक्षावाड़ी को डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। भारत में प्रथम पूरा पाषाणी उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव संत कबीर नगर से प्राप्त हुआ है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी दफनाए जाते थे और इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में हुआ था। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ 700 BC से यहाँ से मिले हैं। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्र रंभ काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरफ रख करके दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की तरफ। बृहद पाषाण या मोगालिथिक स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ थी। और राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू से, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, नर्मदा घाटी। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? HD शंकालिया द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण नवपाषाण काल से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाली धातु तांबा थी। इतिहास के पिता की उपाधि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकालों की प्राप्ति हुई है। गर्तावास अर्थात गड्ढों वाले घरों में जहाँ लोग रहते थे, किस स्थान से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन आर्गेनसन थॉमसन द्वारा इसका विभाजन किया गया था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? महदहा, सरायनाहर राय एवं दमदमा, इन तीनों क्षेत्रों से प्राप्त हुए। और तीनों कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। याद रखिएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, इंपॉर्टेंट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं? दमदमा से प्राप्त हुए हैं। अब हड़प्पा सिंधु सभ्यता देखिए, 225 से क्या कहते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी। सिंधु सभ्यता का कार्यकाल कब तक था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? JH मैके द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। हड़प्पा सभ्यता नामकरण चार्ल्स मेंशन, इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने जो किया था। आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यहीं से मिला है हड़प्पा संस्कृति से इसके साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? गाय का निरूपण नहीं मिलता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? यह पूर्व आर्य काल से माना जाता है। प्री आर्यन काल से जो है माना जाता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया था। सिंधु सभ्यता के बारे में ये सब सही है। जैसे यह अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे, यह सही है। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी, यह भी सही है।
इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, यह भी सही है। इनके पास लौह और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यह भी सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, यह भी सही है। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। ये और जूते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है वह कालीबंगा से मिला है। यह देखिए लोथल से एक गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति या प्रतिकृति, उसकी मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा जो रावी नदी के तट पे है, लोथल भोगवा नदी के तट पे, नागार्जुन कुंड कृष्णा नदी के तट पे है, पैथन गोदावरी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु में, या कह सकते हैं सिंध में। ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान और रोपड़ पंजाब में। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन है? राखी गढ़ी है, जो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? लोथल जो है एक पत्तन नगर मतलब बंदरगाह नगर था। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होते हैं किस पे? संस्कृति पर। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न जोड़े सही सुमेलित हैं। जैसे देखिए, E.J.H. मैके ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वह सुमेर से आए लोगों के पलायन द्वारा, मतलब सुमेर से जो लोग आए थे उन्होंने इसका निर्माण किया था। एम रफ़ीक मुगल ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के तट पे हुआ था या रावी नदी वाले क्षेत्रों में। मर्टिमर व्हीलर ने कहा था कि यह पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन था, मतलब पश्चिमी एशिया से लोगों ने प्रवसन किया और हड़प्पा में जाकर के हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की। अमलानंद घोष ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणामस्वरूप हुआ था। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन की थी, जिसे प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। लोथल की खोज SR राव द्वारा, सूरकोटद्दा की खोज JP जोशी द्वारा और धौलावीरा की खोज R विष्ट द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल इसके प्रभारी थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वह थे A कनिंघम। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित था? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है या कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी के तट पर स्थित है? बनावली। निम्न तथ्यों का ये जो है सही सुमेलित दिया है। नगर संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। लोहे का हल वैदिक काल की विशेषता है। आहत मुद्रा चांदी के सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की विशेषता है। सोने के सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की विशेषता है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक, A और R दोनों सही हैं, लेकिन यह इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा गुजरात से। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घग्गर सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था।
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में, और भारत में कहाँ? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं और इनके पास अश्व नहीं था, इनके पास लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषम की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृण मूर्ति पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? शेलखड़ी। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, और यह खोज कहाँ पर किया गया था? लोथल, गुजरात में यह खोज की गई थी। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शक्ति, या कह सकते हैं आद्य शिव के रूप में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा स्थल सैनिकों बागपत जिला में जो स्थित है। हड़प्पा स्थल सनौली के उत्खनन से प्राप्त हुआ है मानव शवाधान की। नेक्स्ट देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाई स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। रोमन, सिंधु, यूनानी एवं मिस्र की सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर थी? मिस्र की सभ्यता। हड़प्पाई स्थल एवं उनकी अवस्थिति से संबद्ध राज्यों का सुमेल मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, दायमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में, दधेल पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, चिनाब, सिंधु, गंगा में से किस नदी के तट पर नहीं बसी थी? गंगा नदी पे। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है लोथल में। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य में कहाँ मिलता है? धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सही है? यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी सही है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, यह भी सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है क्योंकि घोड़े से वह परिचित थे ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, वैदिक संस्कृति जिसका कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। त्रयी 3 वेद, त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वैदिक त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। वैदिक नदी कुंभा, क्रमु, गोमती, सुबालू का स्थान निर्धारित किया गया है कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ये सभी नदियाँ अफगानिस्तान की हैं। यजुर्वेद जिसमें स्त्रोतों एवं प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में स्त्रोतों एवं कर्मकांडों का संकलन किया गया है, और सामवेद में संगीतमय स्त्रोतों का अंकन किया गया है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण का अंकन जो मिलता है वह अथर्ववेद में मिलता है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा के। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। प्राचीन शहर तक्षशिला किन नदियों के तट पर स्थित है? सिंधु और झेलम नदियों के मध्य में स्थित है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। वैदिक संहिता का सही क्रम क्या है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, और उसके पहले क्या आता है? वैदिक संहिताएं जो हैं 1, 2, 3, इनका सही क्रम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। वैदिक नदियाँ एवं उनके आधुनिक नामों का सुमेर अधोलिखित है। जैसे कुंभा, प्राचीन काल में जिसे कुंभा कहा जाता था उसका वर्तमान में नाम क्या है? काबुल। परुशड़ी का वर्तमान नाम रावी है। शतुद्री का सतलज है। सदानीरा का गंडक है।
धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में अधोलिखित कथन सही है कौन सा? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? केकय के। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? उपनिषद में। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। बुगाज कोई, जिसे एशिया माइनर अभिलेख भी कहा जाता है, जो 14वीं शताब्दी का है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवियों देवताओं का नाम उल्लेख किया गया है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगाज कोई अभिलेख। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी से की जाती है? चेनाब से। कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थम, वानप्रस्थ और संन्यास। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में किया जाता है? कुंभा और क्रमु का। वह कौन सी बृहवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, घोषा, विश्वआरा, अपाला। ये महिलाएं विदुषी महिलाएं थी जो ग्रंथ लिखने का या उपनिषद लिखने का कार्य करती थी, मंत्रों का शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करती थी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क, निशान शब्द का प्रयोग गले के स्वर्ण आभूषणों के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्कों के रूप में होने लगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन है? गौतम ऋषि, गौतम राहुगुड़ा। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुश्री, रावी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा जाता है? सरस्वती नदी को। यह इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है सीधे सीधे एग्जाम में। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग की जो सभा थी वह वर्तमान मंत्री परिषद के समान थी। और कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त हैं और 10,580 रचनाएं हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि वर्तमान चिकित्सा शास्त्र की स्थापना जो है अथर्ववेद से ही हुई है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? अंग और मगध को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली राजतंत्र वंश परंपरा पर आधारित थी। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? जौ के लिए। पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था आखेट और पशुपालन। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा जाता था? गाय को। अवेस्ता ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। जिंद अवेस्ता जो पारसियों का प्रमुख क्या है? बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 है। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करता है? बलि एवं कर्मकांडों में। सत्यमेव जयते उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प का प्रयोग किया गया था? वासुकी का। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के समय में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है इंद्र को।
गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? ऋग्वेद में। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी यही छत्र थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। चारों वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामितीय से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। साक्ष्य, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत इन 6 भिन्न दार्शनिक भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। मतलब इनका जो निर्माण हुआ है या इनका रचना जो हुआ है मूल रूप से वह वैदिक युग में हुआ है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? साक्ष्य दर्शन। वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार अर्थात लुहारगिरी। साक्ष्य दर्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। साक्ष्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र लिखा था। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा था। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कड़ाद उलूक कड़ाद थे। मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे और वेदांत दर्शन के प्रतिपादक वादरायण थे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में कबीले को कहा जाता था जन या विष। कबीले को जन या विष कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी पुरोहित होता था। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था वीरत थी। अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या होता था? अनुलोम विवाह वह था जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की कन्या हो, उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। और प्रतिलोम विवाह क्या था? जिसमें कन्या लड़की उच्च कुल की थी और लड़का जो था वह निम्न कुल का था, उसे प्रतिलोम कहा जाता था। और इन दोनों से उत्पन्न लड़के को क्या कहा जाता था? इन दोनों से उत्पन्न लड़के को अंतज कहा जाता था। ठीक है। निम्न वर्णों में पुरुष के साथ विवाह कर लेते थे। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। ये देखिए, ब्रह्म विवाह क्या था? समान वर्ण या जाति में किए जाने वाले विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता था। आर्य विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को आर्य विवाह कहा जाता था। मुजाशय विवाह बिना दहेज के किए जाने वाले विवाह को मुजाशय विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट, प्राचीन विवाह प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बड़े पैमाने पर स्त्रियां बुनाई कार्य करती थी किस समय? उत्तर वैदिक काल में। ठीक। चित्रित धूषण मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। यज्ञों में पशु बलि की अधिकता हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। यम और नचिकेता संवाद कठोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे यम और नचिकेता संवाद कठोपनिषद में मिलता है, लेकिन याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद इसका जो उल्लेख किया गया है वह बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। और पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। उपवेदों के बारे में अधोलिखित कथन क्या है? सही है। ये वेदों के सहायक होते हैं जिनका संबंध लौकिक विषयों से है। इनकी संख्या 4 है: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। किस वेद को अनार्यों की कृति माना जाता है? अथर्ववेद को। ऐतरेय कौशितकी ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। जैमिनी और छांदोग्य ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। और गोपद ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा का तात्पर्य था यदि कोई नवयौवन स्त्री का पति न हो तो वह पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर से संसर्ग कर सकती है। पूर्व वैदिकारियों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। यदु पुरु तुर्वश कीकट जनजातियों में से कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी? कीकट जनजाति।
प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में गोत्र, कुल, वंश एवं कोश में कौन सा शब्द शेष 3 वर्गों में नहीं आता है? वो था कोश। ऋग्वैदिक धर्म में क्या था? बहुदेववादी था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। और ऋग्वेद में युद्ध के देवता कौन थे? इंद्र। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? पुराणों के। वैदिक कर्मकांड में होता कौन था? ऋग्वेद से। होता का जो संबंध है, मतलब ऋग्वेद की गायन कर ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को होता कहा जाता था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय, भूमि, स्त्री एवं जल में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। अब नेक्स्ट देखते हैं महाजनपद काल। ठीक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। राजा तथा राज्य का सही सुमेल, जैसे राजा प्रघोत जो थे, अवंती के राजा चंड प्रघोत, वत्स के राजा उदयन थे, कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध के राजा अजातशत्रु। ठीक। सोना, चांदी, तांबा एवं रागा में से भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्कों कौन थे? चांदी के। शाक्य, लिच्छवी एवं यौधेय में से कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था यौधेय। यह इंपॉर्टेंट है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? काशी। उदयन वासवदत्ता की दत्त कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से। कहाँ की अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी? कलिंग के। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर बसाया गया था। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार रिवीजन के पर्पज से जरूर देख लीजिएगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा। यह विश्व का पहला गणतंत्र था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? अशमक। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार। मगध की राजधानी, पहली राजधानी क्या थे? गिरिव्रज या राजगृह। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध राज्य वंश का सही कालानुक्रम क्या था? हार्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीवक। पार्श्वनाथ, जनतांत्रिक, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त, मौर्य एवं चेतक लिच्छवी में से कौन सा युग उपयुक्त जोड़ी है? चेतक लिच्छवी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती या सोत्वीमती किसकी राजधानी थी? चेदी की। साथियों, इसके अगले पार्ट में हम लोग महाजनपद काल के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।